नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अगला जो मंथ होने वाला है यानी सितंबर 2023 वाला जो मंथ होने वाला है, इसको आप लोग कह सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़े चैलेंज, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंडिया के लिए लेके आने वाला है। और जिसका कारण ये है कि आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो इस समय G20 का होस्ट है, यानी कि G20 का प्रेसिडेंट भी है, आप लोग कह सकते हो। और ये होस्ट करने वाला है अगले मंथ सितंबर 9 और 10 को जो G20 की फाइनल लीडर लेवल की समिट है ना, उसको इसको होस्ट करने के लिए हाल में आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने एक IECC कॉम्प्लेक्स भी बनाया है प्रगति मैदान में दिल्ली में, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में बताया है पूरा आपको। इस कॉम्प्लेक्स में इंडिया ये जो समिट है इसको होस्ट करने वाला है। सारे जो लीडर्स है वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ में सब कुछ ये डिस्कस करेंगे, जो भी आप लोग कह सकते हो इश्यूज जो हैं वो G20 की इस मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग G20 की जो मेंबर कंट्रीज है उनकी लिस्ट देखोगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा रशिया भी। और इंडिया एज अ होस्ट, उसको सारे जो G20 के मेंबर हैं उनको इनविटेशन भेजना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके जो स्पेकुलेशन कह लो आप लोग या फिर जो भी डिस्कशन है वो होने लगे हैं कि क्या ये जो पुतिन है यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए या नहीं। बहुत से आर्टिकल आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए, इस चीज़ के बारे में आप लोग कह सकते हो बात करते हुए मिल जाएंगे इस समय। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जैसे जैसे ये जो टाइम है 9 और 10 सितंबर का ये पास आता जा रहा है, वैसे वैसे इस चीज़ पे जो डिस्कशन है, जब तक फाइनल इस चीज़ के बारे में नहीं पता चल जाता कि पुतिन आएंगे कि नहीं, तब तक ये बढ़ता जा रहा है। और इंडिया के लिए इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज बताया जा रहा है, एक टफेस्ट बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बताया जा रहा है इंडिया के लिए। दरअसल अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर जनरल असेंबली में भी आप लोग कह सकते हो कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट में जो रिजोल्यूशन होते थे, जो भी इसके अगेंस्ट में डिस्कशन होते थे, उस पर नहीं बोलता था, उसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में कभी भी वोट नहीं करता था। उसके बाद इंडिया ने रशिया से ऑयल भी खरीदा, वेस्ट को ये बोला कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, इसको हम लोग को खरीदना पड़ेगा। ये सब किसी भी तरीके से इंडिया जो है वो आप लोग कह सकते हो बैलेंस कर चुका, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तारीफ भी होती थी। चाइना में तो जो नेटिजन्स है चाइना के, यानी कि जो सोशल मीडिया यूज़र है, वो आप लोग को पता होगा कि मोदी को उन लोग ने एक नया नाम भी दिया है, लाओशियान, जिसका मतलब होता है कि एक स्पेशल कैपेबिलिटी वाला एक ओल्ड एज पर्सन। उसको आप लोग कह सकते हो कि उस तरीके का जो कैरेक्टर होता है उसको लाओशियान कहा जाता है चाइना में। ये नाम चाइना के लोगों ने मोदी जी को दिया था कि इतना अच्छे से इंडिया ये जो बैलेंसिंग है USA के बीच में, रशिया के बीच में कर पा रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ काम है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो मीटिंग होने वाले G20, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि बैलेंसिंग कर पाना एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा इंडिया के लिए। क्यों ये होगा? क्योंकि देखो अभी तक क्या हुआ ना, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, जो पुतिन है यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट है, ये किसी भी ऐसी कंट्री में नहीं गए हैं। कुछ गिनी चुनी कंट्री में ये फॉरेन विजिट के लिए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, बेलारूस हो गया या फिर ईरान हो गया। और ये सब वो कंट्री है जो कि रशिया से या तो काफ़ी ज़्यादा अलाइड कंट्री है या फिर आप लोग कह सकते हो कि वेस्ट से कम्प्लीटली कटी हुई कंट्री है। एग्जाम्पल के लिए ईरान आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन कंट्रीज को छोड़ के किसी भी कंट्री में आप लोग कह सकते हो अभी तक जो पुतिन है वो नहीं गए हैं। उसके अलावा आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन बाद अराउंड 22-23 अगस्त को जो ब्रिक्स की समिट है वो होने वाली है साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा था इस चीज़ को देखते हुए कि क्या साउथ अफ्रीका जो है इनको होस्ट करेगा, पुतिन को होस्ट करेगा अच्छे से कि नहीं। आप लोग को यहाँ मैं बता दूं कि जो पुतिन है उनके अगेंस्ट में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने अरेस्ट वारंट भी निकाला था। और साउथ अफ्रीका जो है वो ICC का मेंबर था, यानी कि साउथ अफ्रीका पे ये कंपल्शन था कि जैसे ही पुतिन जो है वो साउथ अफ्रीका में आते हैं, एयरपोर्ट पे ये उतरते, तुरंत इनको अरेस्ट करना था। लेकिन पुतिन कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल हो सकता था। इसीलिए एक प्रेशर था साउथ अफ्रीका पे कि क्या इनको एज अ लीडर हम लोग होस्ट करें कि ब्रिक्स की जो समिट है वो ही अटेंड करने आए, या फिर एज अ क्रिमिनल जैसे कि ICC का कहना है कि इनने क्राइम किया है, इसके लिए इनको अरेस्ट होना चाहिए, वो करें। इस तरीके की उसकी दुविधा थी जब तक इस तरीके की जो न्यूज़ है वो आ गई कि जो पुतिन है वो वर्चुअली ये ब्रिक्स की जो समिट है इसको अटेंड करेंगे, फिजिकली इसको अटेंड करने नहीं जाएंगे। जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो वेस्टर्न मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से कहने लगा कि साउथ अफ्रीका ने इनवाइट नहीं किया रशिया को, जबकि रियलिटी ये है कि साउथ अफ्रीका में अगर आप लोग देखो ना तो जो अपोजिशन पार्टी थी वो कह रही थी कि पूरा ब्रिक्स को ही आप लोग वो बॉयकॉट कर दो अगर पुतिन को इसमें बुलाने में दिक्कत हो रही है तो।
दरअसल रशिया को अगर आप लोग देखो ना तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है इस समय अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका हो गई या फिर बाकी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ये अरेस्ट किए जाते साउथ अफ्रीका में। जो भी हो, कुछ मिला के बात यह है कि अब पुतिन वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और ये चीज़ कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका जो है इसने इंडिया से ही सीखी है। हाल में आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने जो एससीओ की समिट है उसको भी होस्ट किया था। ये समिट भी फिजिकल प्रेजेंस के साथ होनी थी, यानी कि दुनिया भर के जो भी इस ग्रुप के मेंबर हैं उनके लीडर्स को आना था इंडिया में, तब ये जो समिट है ये होती। लेकिन इंडिया ने कह दिया कि हम ये जो समिट है इसको वर्चुअली ही कराएंगे, और जिसका कारण भी आप लोग कह सकते हो यही कहा जा रहा था कि पुतिन यहाँ पर आते और इसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ये पुतिन के साथ हाथ मिलाते, फोटो वोटो खिंचवाते, तो इससे एक गलत सिग्नल जाता। इंडिया हालांकि आईसीसी का मेंबर नहीं है, लेकिन एक ऐसे पर्सन को होस्ट करना, इतना आप लोग कह सकते हो कि इनको जो प्रोटोकॉल्स है वो देना, इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान देना, जाहिर सी बात है ये इंडिया में आते हैं एज अ लीडर ऑफ रशिया, तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है। तो ये सब चीज़ एक पर्सन को प्रोवाइड करना जिसके अगेंस्ट में आईसीसी ने, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसने अरेस्ट वारंट निकाला हो, इस चीज़ से इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ सकता था। साथ ही साथ चांसेस थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो इसको लेती है एज अ, आप लोग कह सकते हो, टिल्ट टू वेस्ट ईस्टर्न पार्ट, यानी कि टिल्ट टूवर्ड्स रशिया। वो कहने लगते इंडिया भी जो है वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के से बचने के लिए आप लोग कह सकते हो इंडिया ने ये जो पूरा समिट है इसी को कह दिया हम लोग ने वर्चुअली कराएंगे, हम लोग इसे वर्चुअली कराएंगे। और वही देखा अब आप लोग कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका ने भी ये कहा है। लेकिन अब बात हो रही है G20 की। G20 में अगर पुतिन आ जाते हैं इंडिया में तो पहली बार ये ऐसा होगा कि पुतिन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो लीडर है उनके साथ फेस टू फेस होते हैं। आप लोग कह सकते हो वॉर से जब से शुरू हुई ना, आप लोग को पता होगा कि 500 से ज़्यादा दिन इस वॉर को जो है हो चुके हैं, और उसके बाद से आज तक पुतिन जो है ना ही किसी वेस्टर्न लीडर के साथ उनने कुछ इस तरीके की मीटिंग की है, ना ही कोई मन शेयर किया है। तो पहली बार ये होता है इस वॉर के बाद जो वेस्टर्न लीडर के साथ है पुतिन इस तरीके की चीज़ें करते, इस फेस टू फेस होते हैं। जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि ये इशू जो है इस पे भी बात होती है। आप लोग को मैं बता दूं कि इसी G20 के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है ना, या फिर फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है इंडिया में, वो आप लोग कह सकते हो तो एक तरीके से फेलियर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंसेंसस जो है वो सारी कंट्रीज के बीच में साइन नहीं हुआ है। वेस्टर्न कंट्री जो थी वो चाहती थी कि रशिया की ये जो वॉर है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए अपने स्टेटमेंट में, लेकिन इंडिया इस चीज़ को मना करता था। इंडिया कहता था कि नहीं, ये जो वॉर है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसीलिए जो कंसेंसस है सारे मेंबर्स के बीच में, वो चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई वो देखो तो अगर आप लोग, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग थी, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग थी, उसमें भी अगर आप लोग देखो तो ये रीच नहीं किया। जिसके बाद जो चेयर पर्सन था, यानी कि आप लोग कह सकते हो इंडिया के ही जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव थे वो चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को, उनने जो समरी होती है वो दी इसकी, और कोई भी कंसेंसस स्टेटमेंट जो है वो पास नहीं हुआ था इन दोनों मीटिंग के बाद। ये इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, इसको पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आप लोग कह सकते हो ये एक तरीके का फेलियर ही रहा है। और अभी जो ये मीटिंग होने वाली है 9 से 10 सितंबर को, ये आप लोग कह सकते हो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है वो है। इसमें अगर ऐसा होता, इसमें अगर कंसेंसस नहीं रीच करता, इंडिया सबको एग्री नहीं कर पाता किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये पूरे G20 की जो होस्टिंग है इंडिया की उसका फेलियर होता। पूरे इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसके लिए आप लोग कह सकते हो एक फेलियर की तरह होगा, और एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा इंडिया के लिए। इसीलिए डर ये भी है कि मान लो ये जो पुतिन है ये इंडिया में आते हैं, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस समिट को, इस मीटिंग को हो सकता है बॉयकॉट भी कर दे, या फिर इसी तरीके की कोई इश्यूज जो है वो भड़क जाए, कोई कंसेंसस जो है वो रीच ना कर सके, और एम्बेरसमेंट हो जाए इंडिया की बहुत ज़्यादा। तो ये डर हमेशा आप लोग कह सकते हो इंडिया पे बना है, जब तक इस चीज़ के बारे में कोई क्लियर कट जो न्यूज़ है वो नहीं आ जाती कि पुतिन इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप लोग कह सकते हो कि कोई भी साइड थोड़ा भी बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कह रही है कि नहीं, ये जो वॉर है इसके लिए रशिया को कंडेम करो, रशिया इसमें गलत कर रहा है। रशिया कह रहा है कि हम लोग पीस तो चाहते हैं, लेकिन जब तक हम पे अटैक होता रहेगा तब तक हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी अटैक करेंगे यूक्रेन पे। और अब तो अगर आप लोग देखो ना तो ये जो वॉर है ये अब स्पिल ओवर भी कर रहा है। अभी तक रशिया और यूक्रेन दो ही कंट्रीज में इन्वॉल्व थी डायरेक्टली, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हाल में ये न्यूज़ आई है कि पोलैंड और लिथुआनिया जो है इनने बेलारूस के साथ जो इनके बॉर्डर्स होते थे उसको सीज कर दिया है।
बंद कर दिया। और जिसका कारण इनने ये बताया है कि वागनर ग्रुप जो है उसकी प्रेजेंस बेलारूस में बहुत ज़्यादा है और चांसेस ये है कि इन बॉर्डर्स के थ्रू माइग्रेट के रूप में जो वागनर ग्रुप के मेंबर्स है वो भी इन्फ्लेट कर जाए हमारी कंट्री में, और जिसके बाद फिर हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट हो सकता है, हमारी कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इनने ये जो बॉर्डर है बेलारूस के साथ उसको बंद कर दिया है। और आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि जो पोलैंड और लिथुआनिया दोनों कंट्री अगर आप लोग देखो ना तो ये एक नाटो मेंबर है। अब अगर थोड़ा भी इस जो डर है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में इसमें सच्चाई है तो इन चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करो। वागनर ग्रुप ने हाल में आप लोग को पता होगा रशिया के अगेंस्ट में, पुतिन के अगेंस्ट में म्यूटिनी की थी, जिसके बाद यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ये कहा था कि पुतिन जो है वो वीक हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है यूएसए खुद ऐसा कह चुका है कि वागनर ग्रुप जो है वो एक तरीके से अगेंस्ट हो चुका है कम्प्लीटली रशिया से। ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो मान चुकी है, इस तरीके की स्टेटमेंट भी दे चुकी है। अब अगर वागनर ग्रुप अटैक करता है पोलैंड पे या फिर लिथुआनिया पे जो कि एक नाटो कंट्रीज है, तो क्या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ये कह पाएंगी कि रशिया ने नाटो कंट्रीज पे अटैक किया है? नाटो कंट्रीज का आप लोग को पता होगा कि किसी भी एक पे अटैक होता है तो ये ऐसा समझती हैं आर्टिकल 5 के अंदर कि नाटो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन पे अटैक हुआ है। तो उसके बाद भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ये नहीं कह पाएंगी कि रशिया ने अटैक किया, वो ये कहेंगे कि वागनर ग्रुप जो है उसने अटैक किया है। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि रशिया के अगेंस्ट में उसके बाद भी इनके पास कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं रहेगा एक कंप्लीटली वॉर डिक्लेयर करने का। और ये चीज़ अब जाके कहीं ना कहीं जो आप लोग कह सकते हो सेंस बनाती है कि क्यों वागनर ग्रुप ने जो म्यूटिनी है वो डिक्लेयर किया था रशिया के अगेंस्ट में। अब इस चीज़ के बारे में मैं पहले ही आप लोग को बता दूं कि जब से ये वॉर शुरू हुई है ना तब से बहुत से इस तरीके की जो थ्योरीज है वो आ चुकी है कि इसलिए ये हुआ था, इस कारण की वजह से ये हुआ था। ये वाली जो थ्योरी है कि वागनर ग्रुप ने जो म्यूटिनी की थी इसका पीछे एक रीज़न था आप लोग कह सकते हो या फिर एक प्लानिंग थी, इसकी थ्योरी की भी पुष्टि जो है वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकता है, मैं ऐसा कहता हूँ। इस तरीके की भी बातें हो रही हैं और चांसेस ये है कि वागनर ग्रुप जो है कल को पोलैंड और लिथुआनिया में भी, जैसा इनका कहना भी है, कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। और ये चीज़ कुल मिला के ये शो करती है कि जो ये वॉर है ये अब स्पिल ओवर भी हो रहा है और नाटो कंट्रीज़ को भी अब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली लगी है इसकी वजह से। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो जो ये सिचुएशन है और भी ज़्यादा टेंस होती जा रही है। नाटो कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली जो आमना सामना है रशिया का वो होने लगा है। दोनों ही ग्रुप आपस में शांत होने का नाम ले नहीं रही हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो गई चाहे रशिया हो गई, ये दोनों ही थोड़ा भी बैकफुट पे आने को तैयार है नहीं। प्लस इस वॉर की वजह से जो भी सफरिंग फेस कर रहा है पूरा वर्ल्ड, वो अगर आप लोग देखो, उसके अलावा हाल में जो रशिया ने ग्रेन डील को कैंसिल किया, वो अगर आप लोग देखो, इन सब चीज़ों के बाद जो वर्ल्ड की सफरिंग हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से, उसको देखते हुए ये कहना बहुत ज़्यादा ठीक होगा कि जो भी ये G20 की मीटिंग है इसमें अगर पुतिन आते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि टफ बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है इन चीज़ को मेंटेन कर पाना। लेकिन बुलाना भी मजबूरी है क्योंकि रशिया जो है वो G20 का मेंबर है। और इस चीज़ का अगर आप लोग प्लस साइन देखो ना, तो मान लो ये पुतिन जो है इंडिया में आ ही जाते हैं और इंडिया फिर ये जो मीटिंग है अगर किसी भी तरीके से सक्सेसफुल करवा लेता है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी आप लोग कह सकते हो कि जीत होगी इंडिया की। इंडिया एक ब्रिज की तरह देखा जाएगा पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्री के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो लेट्स सी क्या होता है। ज़्यादातर जो अगर आप लोग मेरी पर्सनल राय पूछोगे ना तो चांसेस इसी के हैं कि पुतिन जो है वो इस मीटिंग को भी स्किप कर दे। लास्ट ईयर भी जो G20 मीटिंग हुई थी बाली में इंडोनेशिया में, उसमें पुतिन नहीं गए थे बल्कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गेई लैवरोव वो गए थे। और ब्रिक्स को आप लोग को पता होगा पुतिन जो है, रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और उसके बाद भी साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की समिट होने है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो रशिया अटेंड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, वर्चुअली पुतिन हालांकि अटेंड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये भी जो G20 की मीटिंग होने वाली है इसको पुतिन अटेंड नहीं करेंगे, या तो इसको वर्चुअली अटेंड करेंगे या फिर अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव उनको ये भेजेंगे यहाँ पर अटेंड करने के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है इस चीज़ में। जो सिचुएशन है जैसे कि मैंने आप लोग को बता दी वो बहुत टफ होने वाली है इंडिया के लिए, और चांसेस है इंडिया की जो होस्टिंग है उस पर भी सवाल उठने लगे। इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप है उसमें G20 का आप लोग कैसा G20 इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप है उस पर फेलियर का भी टैग लगने की इससे चांसेस है।